हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंसवाहिनी क्लासेस। हमारी आज की क्लास अध्याय 6 विभिन्न जीवन के आयाम हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। जीवन के विभिन्न आयाम। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के पतन के समय लगभग आज से 3700 वर्ष पहले एक अलग भाषा बोलने वाले लोग पश्चिमोत्तर भारत में बसने लगे। इन लोगों की पहचान सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक स्तर पर एक विशिष्ट समूह के रूप में की जाती है। इनके बारे में हमें साहित्यिक एवं कुछ पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से जानकारी मिलती है। इन स्रोतों में वेद का विशेष महत्व है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4। कौन कौन सी? वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये क्वेश्चन पूछा गया था टीआरई फर्स्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें कि वेदों की संख्या कितनी है बताइए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक साहित्य 2 श्रेणियों में विभक्त है। वैदिक साहित्य, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। वैदिक साहित्य कितने श्रेणियों में विभक्त है? ठीक है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य, ये 2 श्रेणियां हैं। पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट लाइन है। पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा जाता है, जबकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत शेष वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सभी आते हैं उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत। ठीक है, वैदिक साहित्य के आधार पर ही वैदिक युग को 2 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। ऋग्वैदिक युग का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक का समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। जितने भी क्वेश्चन ये लाइन्स है सारे इम्पोर्टेंट है। ये सारे से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग का डिमांड होगा तो मैं इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं एक वीडियो में कंबाइंड करके लाऊंगी। अगर आप लोग को चाहिए तो आप प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पहले बताइएगा, फिर मैं मेहनत करूँगी उस पर काम करूँगी। अगर आप लोग को वीडियो नहीं चाहिए तो फिर मैं मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इससे क्वेश्चन बना दीजिए। ठीक है, वेद मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते थे। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र या प्रार्थनाओं सूक्त को लोगों ने कंठस्थ कर रखकर अनेक पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा। वेद जो है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक मौखिक रूप से पहुंचते थे। लोग सुनते थे, उसको याद करते थे और फिर वो दूसरी पीढ़ी को उसको मौखिक रूप से फिर उसे दे देते थे। ठीक है, इसीलिए हम वेद को, पिछले हमने पढ़ा है कि वेद को इसीलिए श्रुति भी कहा जाता था। ठीक है, इसे कई सदियों बाद लिखा गया था, इसीलिए वेद को श्रुति, सुना हुआ भी कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया कि श्रुति भी वेद को कहा जाता था। यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने वेद हैं। वेद 4 है, ब्राह्मण 9, आरण्यक 6 हैं, प्रारंभिक उपनिषद 13 है और कुल उपनिषद 108 है। ये बॉक्स है इम्पोर्टेंट आपके लिए। ठीक है, आपको इसमें जितना भी दिया हुआ है कि 9 ब्राह्मण, आरण्यक 6 और वेद 4, प्रारंभिक उपनिषद 13 और कुल उपनिषद 108, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, हमेशा के लिए। यहाँ पे एक ऋग्वैदिक वेद का एक अंश दिया हुआ है इस फिगर में। वेद की भाषा को प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहते हैं। वेद की भाषा को क्या कहते हैं? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। अभी आप लोग जो पढ़ते हैं ना संस्कृत स्कूल में, उसे हम, ठीक है, अगली लाइन वही है कि
आप स्कूल में जिस संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं उसे यह थोड़ी भिन्न थी, थोड़ी अलग थी। ये हम लोग जो अभी संस्कृत पढ़ते हैं स्कूल में वो उसका थोड़ा सा सरल रूप है, ठीक है। इन वेदों में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। वेदों में जो प्रार्थनाओं की जिन्होंने रचना की है उनको वो कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। तो क्वेश्चन बन सकता है इससे कि बताइए वेदों की प्रार्थनाओं को रचना करने वाले लोग को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आर्य। ठीक है। आर्यों के विरोधी दास एवं दस्युओं के बारे में कहा गया है कि वे आर्य के देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले तथा यज्ञ न करने वाले थे, अतः उन्हें आर्यों का बड़ा शत्रु बताया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि शायद यह दूसरी भाषा भी बोलते थे। ठीक है। दास एवं दस्यु जो थे वो आर्यों के शत्रु माने गए हैं और वे देवता आर्य के देवताओं में श्रद्धा नहीं रखते थे और ना ही यज्ञ करते थे। ठीक है। और ऐसा माना गया है कि वो दूसरी भाषा भी जानते थे और दूसरी भाषा भी बोलते थे। आर्य कौन थे? आर्य शब्द का अर्थ एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्ति के समूह से है जिसे सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृति को विकसित किया जो वैदिक संस्कृति के नाम से जानी जाती है। आर्य उन्हें कहते हैं जो सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत को अपना निवास स्थान बनाया और उन्होंने भारत में एक नई संस्कृति को विकसित किया जिसे हम वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। यानी वैदिक संस्कृति के जो भी लोग हैं उन्हें हम आर्य कहते हैं। ठीक है। और उनका निवास स्थान कहाँ था? पश्चिमोत्तर भारत। पश्चिमोत्तर भारत। ठीक है। भारोपीय भाषा वर्ग भारत और यूरोप के भाषा को मिलाकर बना है भारोपीय भाषा वर्ग। संस्कृत भाषा भारोपीय भारत यूरोप भाषा वर्ग का अंग है। भारत की अनेक भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी तथा यूरोप की बहुत सी भाषा जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, ग्रीक, यूनानी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी है। इन्हें भाषा परिवार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अनेक शब्द एक जैसे थे, जैसे कि मातृ संस्कृत का शब्द, माँ हिंदी का शब्द, मदर अंग्रेजी और मेटर जर्मनी, ये सभी एक जैसे शब्द लगते हैं, जैसे कि ये सभी को एक ही शब्द से जोड़कर और उसको ही अलग अलग रूप से बनाया गया है, इसीलिए इनको एक वर्ग का शब्द कहते हैं। ठीक है। विगत वर्षों में वैदिक युग से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण भी मिले हैं। जिन क्षेत्रों में आर्य की संस्कृति का विकास हुआ है वहाँ ऐसे लोग की बस्ती थी जो पशुपालक एवं कृषक थे, जो खास प्रकार की मिट्टी के चित्रित धूसर रंग के बने बर्तनों का प्रयोग करते थे। इसीलिए अब साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही स्रोतों के आधार पर आर्यों के विषय में जान सकते हैं। जैसे अब क्या है, अब जो मानव की संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो अब लिखने भी लगी है। ठीक है। अब उनको अक्षर का भी ज्ञान है, तो अब हम उनके साहित्य से भी इतिहास को जानते हैं। पहले तो सिर्फ बर्तन और जो भी औजार जो मिलते थे उसे हम अनुमान लगाते थे कि ऐसा होता होगा, वैसा इस औजार से ऐसा होता रहा होगा। ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब हमें लिखित प्रमाण भी मिलते हैं कि इससे अब क्या होता है, जो भी वहाँ पे वस्तुएं मिली हैं, अवशेष मिले हैं, उसका क्या अर्थ है, उस अवशेष का क्या काम था। ठीक है। वो उसका भी प्रमाण मिला है। तो यहाँ से जो बर्तन मिले हैं वो कौन से रंग के हैं? खास प्रकार की मिट्टी के चित्रित और धूसर रंग के बर्तन का प्रयोग करते थे। ये देख रहे हैं आप, चित्र भी बनाया हुआ है उस पर, और काली और धूसर कलर के हैं ये बर्तन जो यहाँ पे फिगर है उसका। ठीक है। आपको बर्तन का रंग भी पूछता है कि बताइए इस सभ्यता में कौन से रंग के बर्तन मिले थे। जैसे नवपाषाणी काल में हमें धूसर रंग और नीली
बर्तन मिले थे। और यहाँ पे अब चित्रित धूसर, अब चित्र बर्तनों पे चित्र भी रहते हैं। ठीक है, वैसे बर्तन अब हमें वैदिक काल में मिलने लगे हैं। ठीक है, आर्यों का बसाव। वैदिक आर्य कई समूहों में भारत में आए। ठीक है, वैदिक काल जब आए तो एक साथ ही नहीं, कई समूह में आर्य आते रहे भारत में। ठीक है, ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सप्त संधव शब्द का प्रयोग किया गया है। आर्य जिस आकर जहाँ पे बसे हैं उस जगह को हम लोग संधव प्रदेश का, उस जगह को हम लोग सप्त संधव प्रदेश कहते हैं, जिसे आजकल हम पंजाब, वर्तमान भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, जो अब कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में है, अब कुछ भारत में जो क्षेत्र है वो सभी को मिलाकर एक सप्त संधव प्रदेश था। वहीं पे आर्य का निवास स्थान था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भारत आर्य का जो निवास स्थान था उसे हम लोगों ने कौन सा नाम दिया है? तो हमने उसे सप्त संधव प्रदेश का नाम दिया है। ठीक है, नाम से पुकारते हैं। तो उत्तर वैदिक युग में सप्त संधव प्रदेश से पूर्व की ओर बढ़ते हुए आर्य लगभग पूरे गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में बस गए। शतपथ ब्राह्मण उत्तर वैदिक युग का एक महत्वपूर्ण स्रोत। शतपथ ब्राह्मण एक उत्तर वैदिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे हमें पता चलता है कि आर्यों का फैलाव उत्तर वैदिक युग में वर्तमान उत्तरी बिहार के गंडक नदी तक हो गया था। उनका निवास स्थान कहाँ? यहाँ पंजाब क्षेत्र से लेकर उत्तरी बिहार के गंडक नदी तक उसका निवास स्थान हो गया था। यह हमें पता कहाँ से चलता है? यह हमें पता चलता है शतपथ ब्राह्मण से, जो उत्तर वैदिक युग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, यह हमें शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है। देखिए, सप्त संधव प्रदेश है। सिंधु एवं उनकी 5 सहायक नदियां सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी और सरस्वती, दृष्टवती नदियों का क्षेत्र। अब गंगा यमुना दोआब, गंगा एवं यमुना नदी के बीच का क्षेत्र। दोआब हम क्या कहते हैं? 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं ना। आब मतलब पानी और दो मतलब 2। ठीक है, 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, 2 पानियों के क्षेत्र का जो बीच क्षेत्र होता है उसको हम दोआब कहते हैं। तो गंगा यमुना दोआब, ठीक है, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र। ये रहा सप्त संधव प्रदेश। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक युग के भौगोलिक विस्तार। ये जो है ना, ये सारे आपको जो दिख रहे हैं ये है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ पे यहाँ तक धीरे धीरे इनका फैलाव यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक। तो यहाँ से ऐसे बसते हुए आ रहा है और ऐसे ऐसे उन्होंने बसना शुरू किया था। ठीक है, वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। आपको सबका डेट भी याद रखना है, कब से कब तक कौन सा काल चला है। जैसे हमने पूरा पाषाण के बारे में पढ़ा है, नवपाषाण के बारे में, मध्यकालीन के बारे में कि 14,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो मध्य पाषाणिक है, नवपाषाणिक काल। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए कि इससे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बताइए नवपाषाणिक काल का कब से कब तक समय है। ठीक है, ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि जिसके पास अधिक गाय थी वह धनी माने जाते थे और गाय को लेन देन का एक खास साधन माना जाता था। गायों को प्राप्त करने के लिए आर्यों का एक कबीला से दूसरे कबीले तक पहले से रहने वाले लोग के साथ अक्सर युद्ध हुआ करता था। गौ धन रक्षा के लिए एक सरदार या राजन का चुनाव किया जाता था जो बहादुर एवं कुशल योद्धा था। ये लोग गायों को ये लोग जिनके पास ज़्यादा गाय थी उनको धनी माना जाता था और गायों की रक्षा के लिए जो कबीले होते थे
जो समूह होते थे लोगों के, उसको ये लोग कबीला बोलते हैं। और उस कबीले को का एक सरदार चुना जाता था जो शक्तिशाली हो, बलशाली हो, और वो गायों की, वही उसकी जिम्मेवारी थी कि वो गायों की रक्षा करे। ठीक है। वैदिक राजन को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का अस्थायी रूप से शासन करने वाला राजा नहीं माना जा सकता, क्योंकि राजनीतिक अवधारणाओं में क्षेत्रीयता को इंगित करने वाला शब्द जैसे जनपद, राष्ट्र, राज्यों का उल्लेख कम ही मिलता है। ये लोग कबीले जो समूह में थे ना, समूह के लोग को एक प्रमुख चुना जाता था, और वही उसका क्या सरदार या राजन कहलाता था। ये किसी क्षेत्र विशेष की यहाँ पे बात नहीं हो रही है कि इस क्षेत्र का राजा, वो एक समूह का सरदार था और उसी को राजन कहा जाता था। ठीक है। तो कबीले के जो प्रमुख थे उसको सरदार या राजन कहा जाता था। ठीक है। अतः ऋग्वेद काल का राजन एक कबीले के मुखिया से अधिक कुछ नहीं था। ठीक है। कबीले में एक वंश या परिवार के कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे। ठीक है। कबीले में जो कबीला था ना, उसके अंदर कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे। ठीक है। कबीला के अंदर ऋग वैदिक काल में आम लोगों की संस्था के रूप में विदत का सबसे ज्यादा महत्व है, लेकिन धीरे धीरे विदत का महत्व घटता गया और इसका स्थान सभा और समिति ने ले लिया। सभा का विशिष्ट स्थान था, जिसके सदस्य केवल प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे, जबकि समिति आम लोगों की संस्था थी। समिति जो थी वो आम लोगों की संस्था थी, और सभा जो था वो विशिष्ट लोगों की संस्था थी। ठीक है। ठीक है। इस संस्थाओं में बैठक में राजा का भाग लेना अनिवार्य था। इनकी बैठक में समस्याओं का समाधान आपस में सलाह मशविरा से करते थे। इन संस्थाओं की बैठक में महिलाएं भी भाग लेती थी। इन संस्थाओं में कबीले जन के लोग युद्ध में प्राप्त धन का बंटवारा एवं राजा का चुनाव करते थे। आवश्यकता पड़ने पर समिति के सदस्य युद्ध में सैनिक कार्य भी करते थे। तो हमने क्या देखा कि ऋग्वैदिक काल में आम संस्था के रूप में क्या था, विदत। ये ऋग्वैदिक काल की बात है। और विदत का महत्व घट गया और धीरे धीरे उसका स्थान क्या ले लिया, सभा और समिति। सभा का मतलब था कि उसके जो सदस्य होंगे वो प्रतिष्ठित लोग होंगे, और समिति का जो मतलब है, उसका ये मतलब है कि समिति के जो सदस्य हैं वो आम जन होंगे। ठीक है। और दोनों ही सभा और समिति में ही जो बैठक होगी उसमें राजा का होना अनिवार्य होगा, और बैठक में कुछ समस्याओं का समाधान भी होगा, और जो युद्ध से प्राप्त धन होगा उसका बंटवारा होगा, और राजा का चुनाव होगा। ठीक है। इतना काम होगा सभा और समिति के अंतर्गत। और इन संस्थाओं में महिलाएं भी भाग लेती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन संस्थाओं में महिलाएं भी भाग लेती थी, क्योंकि बाद में जब आप उत्तर वैदिक काल में आइएगा ना, तो उसमें महिलाओं का जो महत्व है, अधिकार है, वो बिल्कुल से खत्म कर दिया जाता है, और महिलाओं का स्थान शूद्रों के साथ रख दिया जाता है। ठीक है। तो इसमें वैदिक काल के समय महिलाओं का अच्छा खासा था, मतलब अधिकार थे। इसमें सभा में भी भाग लेती थी, संस्थाओं में भाग लेती थी। ठीक है। ऋग वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऋग वैदिक काल में आर्य का पेशा था वो पशुपालन करना था। ठीक है। इसके लिए उन्हें चारे की तलाश में अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता था। एक जगह चारा खत्म हो जाने पर वे दूसरी जगह पर चले जाते थे। इस कारण विभिन्न कबीलों का किसी खास क्षेत्र पर अधिकार नहीं होता है। राजन किसी क्षेत्र का स्वामी नहीं था, बल्कि कबीले के सभी लोगों पर उसका शासन होता था। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि उनका किसी क्षेत्र विशेष पर शासन नहीं था, बल्कि समूह के जो लोग थे, समूह में जो भी लोग थे, उसका वो प्रमुख था, उसका वो मुखिया होता था। ठीक है।
उसका चुनाव कबीले के सभी लोग मिलकर करते थे। स्थायी रूप से नहीं बसने के कारण वे खेती भी नहीं करते थे। हमने देखा कि खेती करने के लिए एक स्थान पर कम से कम 3 से 4 महीने रहना पड़ता था। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि एक फसल को पकने में 5 से 6 महीना लग जाता था या उससे ज़्यादा लगता था। इसीलिए उनका स्थायी रूप से रहना अनिवार्य हो गया था। लेकिन ये लोग क्या गाय के साथ रहते थे और उनका चारा के लिए विभिन्न जगहों पर अपना निवास स्थान बनाते थे धीरे धीरे। तो इनका काम खेती करना नहीं होकर मेन काम था कि पशुपालन करना। ठीक है, 3 से 4 महीने रहना पर तभी फसल पककर तैयार हो जाती थी। मगर हमें कुछ स्रोतों से पता चलता है कि वे जौ, ये जी नहीं होगा, जौ होगा, यव की खेती करते थे, जो कि फसल आमतौर पर कम समय में पककर तैयार हो जाते थे। ये लोग कई स्रोतों से हमें ये भी पता चलता है कि ये लोग सिर्फ जौ की खेती करते थे, क्योंकि जौ को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता था, वो जल्दी से पककर तैयार हो जाते थे। तो वो जितना दिन वहाँ पे रहते थे उतने दिन में जौ पककर तैयार हो जाते थे, और जब वो खत्म हो जाता था जौ तो फिर आगे बढ़ जाते थे। ठीक है, इस कारण इस फसल को उगाना उसके लिए आसान था। कुछ अन्य स्रोतों से हमें पता चलता है कि वे अस्थायी निवासियों निवासियों से वस्तुएं जैसे गेहूं आदि फसल प्राप्त करते थे। इन फसलों के बदले दूध और घी आदि वस्तुएं उन्हें दे देते थे। ये लोग उनसे अनाज वगैरह लेते थे, और इनके पास तो गाय था तो ये लोग दूध दे देते थे या घी दे देते थे। दूध से बने वस्तु सामान जो थे उनको दे देते थे। ठीक है, गाय के अतिरिक्त भेड़, बकरियों एवं घोड़े पाले जाते थे। पशुपालन की तुलना में कृषि का धंधा कम था, क्योंकि ऋग्वेद में एक अनाज यव का उल्लेख है जिसकी पहचान जौ के रूप में की जाती थी। जब हम शिल्प की ओर ध्यान देते हैं तो हमें ऋग्वेद में शिल्प कला का कम ही वर्णन मिलता है। वर्णित शिल्पकारों में चर्मकार, बढ़ई, धातु का काम करने वाला धातुकर्मी तथा कुम्हार शामिल था। बढ़ई धातुकर्मी एवं रथकार की रथों का निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। घोड़ों से जुते हुए रथ जो युद्ध में सफलता के लिए निर्णायक माने जाते थे। बुनाई एक घरेलू शिल्प था जो महिलाएं द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो बुनाई करना, कुम्हार और धातुकर्मी, ये सभी ऋग्वैदिक काल में ये सभी शिल्पकार वगैरह थे। ठीक है, लोगों का जीवन प्रकृति पर बहुत हद तक निर्भर था। ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े देवी देवताओं के सम्मान में मंत्रों की रचना की गई है, जिसमें इंद्र, अग्नि, सोम प्रमुख हैं। इंद्र जो है वो युद्ध के देवता हैं। इंद्र युद्ध का देवता, अग्नि आग का देवता, और सोम एक पौधा था। ठीक है, जिसे एक प्रकार सोम जो है एक प्रकार का पौधा है जिससे पेय बनाया जाता था। ठीक है, देवी देवताओं की पूजा धन, संतान एवं युद्ध में विजय की कामना के उद्देश्य से की जाती थी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण तथा यज्ञों में आहुति दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ होते थे जिसमें देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाता था, और संतान, धन और क्या कहते हैं, युद्ध में विजय के लिए यज्ञ किया जाता था। ठीक है, उसमें घी, अनाज और जानवरों की आहुति दी जाती थी। जब आर्य लोग भारत में आए तो वे 3 सामाजिक वर्गों में विभाजित थे: योद्धा, पुरोहित एवं साधारण जन। ऋग्वेद के मंत्रों से ऐसी जानकारी मिलती है कि समाज में वर्ग भेद की स्थिति नहीं बन पाई थी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, राजन्य, क्षत्रिय या योद्धा, वैश्य एवं शूद्र अर्थात 4 वर्णों की कल्पना की गई थी, परंतु इस काल में वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी थी।
ठीक है। पुरुष सूक्त से हमें वर्णों की, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त से हमें वर्गों की जानकारी मिलती है, लेकिन इसमें वर्ण व्यवस्था अभी तक स्थापित नहीं हो पाई थी ऋग्वैदिक काल में। अब हम लोग को पढ़ना है उत्तर वैदिक काल। यहाँ से मनुष्य का जो है, मानव समाज का स्थिति धीरे धीरे क्या कहते हैं, डीम होता चला गया, और अब जो अभी तक स्थापित है, अभी तो बहुत ज्यादा ही, छोड़िए क्या ही बोला जाए। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल का समय है। आप ऐसा कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि पूरा पाषाण काल का समय काल कब है, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, वैदिक काल और ऋग वैदिक काल, इन सभी का आप लोग को टाइमलाइन बताना है, ठीक है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में, आपको याद भी हो जाएगा वैसे में, तो आप लोग सभी का टाइमलाइन बताइए। इस काल में लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में जीवन के सभी पहलुओं में निश्चित परिवर्तन हो गए थे। इस काल में आर्य ने पशुपालन के स्थान पर खेती कृषि को मुख्य पेशा बनाया, एक स्थान पर बसकर रहने लगे और कबीले का निश्चित क्षेत्र तय हो गया। अब क्या था, कबीला एक स्थान पर रहने लगा, इनका निश्चित स्थान हो गया। अब पशुपालन की जगह इन्होंने कृषि और खेती करना शुरू कर दिया, ठीक है। इस काल में उत्तरी भारत में लौह युग का आरंभ हुआ। अब जो थे ये लोग लोहा से भी परिचित हो गए थे, जैसे कि हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था कि उनका परिचय लोहा से नहीं हुआ था, ठीक है। लौह तकनीक का प्रयोग आरंभ में युद्ध के स्तरों के लिए और फिर धीरे धीरे कृषि एवं अन्य आर्थिक कार्यों में होने लगा। हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अतरंजी, खेरा आदि स्थानों पर लोहे के युद्ध के अस्त्र शस्त्र के अवशेष मिले हैं। ये सब जो जगह है ना, यहाँ पे हमें लोहे के अस्त्र शस्त्र के अवशेष मिले हैं, ठीक है। लोग कच्चे मकानों में रहते थे जिसकी छत फूस और सरकंडे से बनी होती थी। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र में जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल से भी चित्रित धूसर पात्र हमें मिलते हैं, ठीक है। ऊपर जो हमने दिखाया था चित्र, उसके बारे में यहाँ कहा गया है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में है। स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल में लोग अस्थायी रूप से जीवन व्यतीत करने लगे थे। बर्तन पर जो हमें आकृतियां मिली हैं वे सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में मिले हैं, ठीक है। ऋग वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले जन एक दूसरे में विलीन होकर बड़े बड़े जनपद को जन्म दे रहे थे। उदाहरणार्थ पुरु और एवं भरत जन मिलकर कुरु जनपद तथा दुर्वश और कृवि जन मिलकर पांचाल जनपद कहलाए। इस काल में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही यज्ञ था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र रूप से विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। यदि कोई दूसरा राजा इस घोड़े को रोकता था तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। अगर किसी क्षेत्र से घोड़े को जाने दिया जाता तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली था। यज्ञ के अवसर पर राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान किया जाता था। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। अब क्या है, अब राजा जो है वो जनपदों के राजा हो गए थे। इनका जगह भी निश्चित हो गया था, अब जगह का विस्तार भी करने लगे थे, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास हुआ। राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ ऋग वैदिक सभा एवं समिति जैसे सामुदायिक संस्था कमजोर पड़ने लगी और धीरे धीरे वे राजा की परामर्श देने वाली संस्था बन गई। अब क्या है कि पहले तो क्या था कि सभा और समिति जो थे वो सभा प्रतिष्ठित लोगों का एक समूह था और समिति साधारण लोगों का था, और राजा को उसमें जो भी मुखिया चुना जाता था उसमें बैठना अनिवार्य था। लेकिन अब क्या है
कि अब राजा प्रमुख हो गया, सभा समिति सभी से ऊपर हो गया, और सभा समिति जो संस्थाएं थी वो अब परामर्श, राजा को परामर्श देने वाली संस्था बन गई। ठीक है। वैदिक काल में राजा को बलि के रूप में शिक्षा से प्राप्त होने वाला नजराना या उपहार इस काल में अनिवार्य में बदल गया। अब जो है और राजा को उपहार और नजराना जो मिलता था वो अब अनिवार्य हो गया, और कर के रूप में अब राजा कर भी लेने लगेगा। ठीक है। उपहार एवं नजराना, जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इन्हें देते थे। ठीक है। तो हमने उपहार और नजराना समझ लिया। कर जो है वो इकट्ठा करना अनिवार्य था, और नजराना वो अपने इच्छा पे था कि जो भी राजा को देना था वो अपनी इच्छा अनुसार दे सकता था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कई ग्रंथ रचे गए जिसके विषय में हम पीछे पढ़ा हमने, जो रचे गए थे ऋग वेद वगैरह, वेद वगैरह वो रचे गए थे। ठीक है। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। उस समय समाज कई समूहों में बटा हुआ था, जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाला लोग शामिल थे। जहाँ पुरोहितों तथा योद्धाओं का जीवन वैभवशाली था और कृषक एवं व्यापारी धनवान थे, वहीं दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग निर्धनता का जीवन व्यतीत करते थे। तो क्या हमने देखा कि ये जो थे पुरोहित और योद्धा, ये सभी, ये तो मेरा पेन ही नहीं चल रहा है, क्या जहाँ पुरोहित योद्धा का जीवन वैभवशाली था, वहीं कृषक और व्यापारी भी धनवान थे, और पशु पालक, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाला लोग, ये लोग निर्धनता का जीवन बिताते थे। पुरोहित का काम क्या था? याज्ञिक क्रियाओं एवं अनुष्ठान को संपादित करने वाले जो लोग थे उसको हम लोग पुरोहित कहते हैं। ठीक है। पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मण था। उनका काम वेदों का अध्यापन और यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान वैश्य का था। इसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय एवं वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। ऊपर जो ब्राह्मण थे उनका काम यज्ञ करवाना था, और नीचे जो क्षत्रिय थे उनका काम था क्या करना? शासन, लोगों की रक्षा करना और शासन करना। ठीक है। और तीसरा जो थे वैश्य वर्ग, उनका काम था कृषक, पशुपालन, और व्यापारी लोग जो थे वो वैश्य में आते थे। वर्गों के अंतिम स्थान में शूद्रों का स्थान था। इसका काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। प्राय औरतों को भी शूद्र के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्गों का अधिकार जन्म के आधार पर होता था। उपहार के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। उदाहरण के तौर पर उदाहरण दिया हुआ है कि ब्राह्मण के जो माता पिता के जो संतान होंगे वो भी ब्राह्मण होंगे, शूद्र के जो संतान होंगे वो भी शूद्र होंगे। तो अब जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का प्रमुख धंधा था। उत्तर वैदिक काल में लोग कृषि, इनका अब क्या था? प्रमुख धंधा था। और इससे पहले क्या था? पशुपालन करना। इनका वैदिक काल में पशुपालन करना इनका प्रमुख धंधा था। जंगलों को जलाकर या कुल्हाड़ी से काटकर भूमि को खेती के योग्य बनाया जाता था।
लोहे के फाल से गहरी जुताई करना संभव हो गया था। कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले तरीके जुताई, बुआई, कटाई, ओसाई आदि जानकारी लोगों को थी। वे धान, गेहूं, जौ, दालों, गन्ना, कपास, तिल, सरसों जैसी फसल उगाते थे। उत्तर वैदिक काल में धर्म की दो धाराएं दिखाई पड़ती है, एक का बल कर्म पर था और दूसरी का ज्ञान पर। यज्ञ संबंधित क्रियाओं का इस काल में बहुत विकास हुआ। राजा अश्वमेध, वाजपेयी, राजर्षि जैसे बड़े यज्ञ करवाने लगे। याज्ञिक क्रियाओं को कर्मकांड कहा जाता था। यज्ञ का संपादन करने वाले पुरोहित की आवश्यकता होती थी। ये पुरोहित यजुर्वेद में वर्णित विधियों के अनुसार यज्ञ का आयोजन करके देवताओं को प्रसन्न करते थे। अब राजा के अश्वमेध, वाजपेयी राजसी यज्ञ करवाने लगे थे और यज्ञ करने वाले जो थे वो पुरोहित थे, जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ आदि करवाते थे। ठीक है, इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना एवं वैदिक जनों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना था। धार्मिक जीवन की दूसरी धारा उपनिषदों के अद्वैत सिद्धांत में देखने को मिलते हैं। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा और मृत्यु जैसे गूढ़ विषयों के रहस्य जानने का प्रयत्न किया गया। यहाँ पे एक अश्वमेध यज्ञ का चित्र दिया हुआ है। देखिए, ऐसे घोड़े को छोड़ा जाता था और इसके पीछे कुछ सैनिक जाते थे और देखते थे कि कहीं कोई घोड़ा अगर रोकता है तो उसे फिर राजा से युद्ध करना होगा। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, अब इसके बारे में हम देखते हैं। वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी, क्योंकि हम जानते हैं कि उस समय वेद को मौखिक रूप से एक दूसरे को क्या कहते हैं, पढ़ाया जाता था। ठीक है, शिक्षार्थियों से वेदों का मूल पाठ को कंठस्थ करवाया जाता था। इसके लिए उन्हें वैदिक मंत्रों का सरल उच्चारण सिखाया जाता था। वेदों के अलावा गणित, व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के गुरुकुल के आश्रम में 12 वर्ष तक रहना पड़ता था। ये ज्यादा सही व्यवस्था थी। ठीक है ना, ये ज्यादा थी अच्छी व्यवस्था कि चलो गुरु के यहाँ ही रहना है और उनका सारा काम करके और शिक्षा प्राप्त करना है। तो क्या था, गुरु के आश्रम में 12 वर्ष तक रहते थे और वहीं से शिक्षा प्राप्त करके और तब आते थे। गुरु शिष्य परंपरा की एक झलक देखिए। गुरु का आश्रम है, यहाँ पे एक गुरु है जो विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं। इतना सुंदर फिकर दिया हुआ पीछे पूरा। यहाँ पे एक कहानी दिया हुआ है जो हमारे काम का उतना तो है नहीं, अगर आपको मन है तो आप किताब से पढ़ लीजिएगा इस कहानी को। एक शिष्य के बारे में दिया हुआ है कि वो कितना गुरु का क्या कहते हैं, गुरु को मानने वाला और गुरु भक्त था, कितना बड़ा, उसके बारे में ये मानचित्र दिया हुआ है। ताम्र पाषाण कालीन भारत का मानचित्र। ये तो पूरा हमें अब इनाम गांव के बारे में पढ़ना है। ताम्र पाषाण बस्ती। जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में वेदों की रचना हो रही थी, उसी समय पश्चिम भारत में एक अलग समाज और संस्कृति का विकास हो रहा था। मानचित्र में इनाम गांव की पहचान। मानचित्र में यहाँ पे इनाम गांव के बारे में ये तो दिख ही नहीं रहा, आप लोग बुक में देख लीजिएगा कहाँ पे। इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में घोर नदी के तट पर स्थित एक ताम्र पाषाण बस्ती थी। महाराष्ट्र में इनाम गांव महाराष्ट्र में घोर नदी के तट पर स्थित है और ये एक ताम्र पाषाण बस्ती थी। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। 1600 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व पहले जो वैदिक आर्य के समकालीन थे। ये जो है वो वैदिक आर्य के समकालीन लोग थे। ठीक है, इस पुरा स्थल की खुदाई से पत्थर के अलावा तांबा धातु से बने औजार एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं। इनाम गांव के लोग मिट्टी की बनी झोपड़ियां में रहते थे। इनकी छत फूस की बनी होती थी जिसे गाड़े से ढक दिया जाता था। यहाँ के लोग नारंगी रंग से रंगे मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे जिन पर काले रंग की ज्यामितीय आकृति होती थी। इनके बर्तन नारंगी रंग के होते थे और इन पर काली ज्यामितीय आकार बने हुए थे।
ठीक है। इनके बर्तन पर ये आकृतियाँ बनी हुई थी, ज्यामिति और काले ज्यामिति आकृति बनी हुई थी। इनाम गांव के लोग जौ, गेहूं, मटर, मसूर एवं धान की खेती करते थे। गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा आदि उनके पालतू पशु थे। खुदाई में इन पशुओं की हड्डी प्राप्त हुई है। कई हड्डियों पर कटे निशान से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग इन्हें खाते थे। इनाम गांव के ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों का सबसे रोचक पहलू मृतकों को दफनाने का तरीका था। एक आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बने संदूक में दफनाया गया था। यह मकान बस्ती के बीच में बसा सबसे बड़ा मकान था। सामान्यतः मृतकों को मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिसमें शायद खाने पीने की वस्तु रखी होती थी। करोड़ों मृतकों के साथ औजार और हथियार, गहने आदि भी खुदाई में मिले हैं। तो इनाम गांव में जो हमें क्या कहते हैं, मसूर, गेहूं और मटर के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे बैल, बकरी, कुत्ते, इनके भी पालतू पशु थे, इनके भी साक्ष्य मिले हैं। और इनसे इनकी जो हड्डियां मिले हैं उन पर काटने का निशान है। तो इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पे इन पशुओं को खाया भी जाता रहा होगा। और फिर हमें यहाँ पे एक मृतक को दफनाने का एक तरीका मिला है, जिसमें मृतकों को आंगन में, घर के आंगन में ही दफनाया गया था। और उनके साथ खाने पीने की वस्तुएं रखी जाती थी और औजार, हथियार भी रखे जाते थे और गहने भी दफनाने मृतकों के साथ रखे जाते थे। अब क्वेश्चन है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या 4 है। पुरुष सूक्त किस वेद में है? पुरुष सूक्त कौन से? ऋग्वेद में हमने पढ़ा है कि पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त से हमें क्या पता चलता है? आप उसके बारे में बताइए कि पुरुष सूक्त में क्या लिखा हुआ है। ठीक है। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन करना। हम लोग उत्तर वैदिक काल में कृषि करने लगे थे ना, लेकिन ऋग्वेद में पशुपालन करना था। इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, घोर नदी के तट पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।